नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 1885 के बाद अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उससे लेके 1947 तक के जितने भी कॉल है, बीच में जितने भी पीरियड हैं, उन्हीं के बीच के सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लोग को इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कांग्रेस को 3 चरणों में जैसे बांट कर देखा जा सकता है, जिसमें मैंने बताया था कि प्रथम चरण जो है 1885 से लेके 1905 तक का था। द्वितीय चरण जो है 1905 से 1919, जिसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। और तृतीय चरण है 1919 से 1947 यानी अर्थात आज़ादी तक। तो आप लोग को मैंने ये प्रथम चरण के बारे में बता दिया था कि उदारवादी नेतृत्व क्या था। आपको ये बताया था मैंने कि उदारवादी नेतृत्व का उदारवादी क्यों कहलाए, क्योंकि वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति का लक्ष्य मानते थे। यह नेतृत्व अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास करता था और पश्चिमी लोकतंत्र के प्रारूप को आदर्श मानता था। ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो वो देख लेंगे आराम से अपना वीडियो। तो उदारवादी चूँकि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति चलते थे, दोनों का तरीका एक ही था, मतलब दोनों का मेन तो मोटो यही था कि स्वशासन की प्राप्ति करना था। लेकिन किसी ने उग्रवाद का रास्ता अपनाया, किसी ने उदारवादी रवैया अपनाया, कोई तटस्थ बना रहा। तो आज जैसे मैंने उदारवादियों के बारे में आप लोग को बताया, आज मैं उग्रवादियों के बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि उग्रवादियों को उग्रवादी क्यों बने, आखिर ऐसी क्या कमियां थी जब उदारवादी आंदोलन चल रहा था, उदारवादियों का सम्मेलन चल रहा था, या उदारवादी जो अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ था कि उग्रवादी नेतृत्व फिर देखने को मिला। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ उग्रवादी नेतृत्व जो है 1905 से लेकर 1917 तक का जो कॉल है वो उग्रवादी नेतृत्व का कॉल कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि उग्रवादी नेतृत्व आखिर क्या था। उदारवादियों की असफलता से मुख्यतः असंतुष्ट युवाओं ने उग्रवाद को अपनाया। ब्रिटिश सरकार की शोषणपूर्ण कार्रवाइयों हैं यहाँ पे, तथा वैश्विक घटनाओं ने उन्हें जैसे जापान की रूस पर विजय जो 1905 में हुआ था, आयरलैंड व रूस में क्रांतिकारी गतिविधियां जो वर्ल्ड में पूरा आयरलैंड और रूस में जो क्रांतिकारी रेवोल्यूशन हो रहे थे, ने उन्हें प्रेरित किया था। उग्रवादियों ने आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजों की अनिवार्यता नहीं स्वीकारी। वे तो स्वदेशी भावनाओं और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित थे। मुख्यतः विवेकानंद के विचारों ने युवाओं को नई ऊर्जा दी और उग्रवादी भारतीय इतिहास के पहले नेतृत्वकर्ता बने जिन्होंने जन आधारित संघर्ष की शुरुआत की। ठीक है, तो ये अपने आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजों को अनिवार्य नहीं मानते थे। उनको लगता था कि हम स्वदेशी भावनाओं से ओतप्रोत होकर या और प्राचीन भारतीय संस्कृति की विरासत से प्रेरित होकर हम स्वशासन की प्राप्ति कर सकते हैं। और ख़ास करके जो उस समय के युवा थे वो विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। आप लोग को सभी को पता होगा कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाते हैं, शिकागो सम्मेलन करते हैं, और उन्होंने जो भाषण दिया था, एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, और उसका बहुत ही इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था और ख़ास करके युवाओं पे भी उसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो ये आप लोग को जानना चाहिए, डेट भी याद होना चाहिए, 1893 में गए थे। ठीक है, तिलक ने 1891 के आयु सम्मत अधिनियम, जिसे बीएम मालवारी के प्रयासों से, जो कि बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए लाया गया था, का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वह इसे भारतीय सामाजिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप मानते थे और यह सुधार भारतीयों द्वारा ही करने की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, तो आपको बताया था कि त्रिमूर्ति जो थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, ये तीनों के तीनों किस संगठन से थे? ये तीनों के तीनों उग्रवादी नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो तिलक जी ने 1891 ईस्वी में आयु सम्मत अधिनियम लाया था, जो बाद में बीएम मालवारी के प्रयासों से, ये यूपीएससी में कुछ बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला, कि बीएम मालवारी के प्रयास, ठीक है, जो कि बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए लाया गया था, का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वह उसे भारतीय सामाजिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप मानते थे और यह सुधार भारतीयों द्वारा ही करने की अपेक्षा रखते थे। 1905 ईस्वी के बंग भंग के बाद उग्रवादी भावना और लोकप्रिय हो गई और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ ही साथ जब विद्वानों व पुरातत्वविदों ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की खोज की, तो युवाओं का आत्मबल और बढ़ा। आर्य समाज का एक दिया गया नारा था, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, ने इन्हें उत्तेजित कर रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया था।
उग्रवादियों ने स्वशासन की जगह स्वराज को और संवैधानिक विधि की जगह अपने अधिकारों को आत्मबल से प्राप्त करने की आवश्यकता मानते थे। वे अंग्रेजों द्वारा अधिकारों को प्रदत्त उपहार नहीं मानते थे कि हमें उपहार में मत दीजिए, बल्कि इसे अपने पराक्रम से हासिल करने की आवश्यकता मानते थे, जिसका मार्गदर्शक नारा तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि जो उदारवादी जैसे थे वो संवैधानिक सुधारों की तरफ मांग करते थे। संवैधानिक सुधारों द्वारा उनको लगता था कि अंग्रेज उनकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जो उग्रवादी थे इनका जस्ट कॉन्सेप्ट अलग था। वो स्वशासन की जगह क्या मांगते थे? स्वराज को मांगते थे कि स्वराज मतलब अपना राज्य। संवैधानिक विधि की जगह क्या मानते थे? संवैधानिक विधि की जगह ये अधिकारों को आत्मबल से प्राप्त करने का आवश्यकता मानते थे। वे अंग्रेजों द्वारा अधिकारों को प्रदत्त उपहार नहीं मानते थे कि आप मुझे गिफ्ट मत दीजिए, बल्कि इसे अपने पराक्रम से हासिल करने की आवश्यकता मानते थे, जिसका मार्गदर्शक नारा तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। उदारवादी जहाँ अपने आंदोलन को शहरी व शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, तो जो उदारवादी थे, चूँकि सब लोग बाहर से पढ़ के आए थे, वो अपना जो भी आंदोलन था शहरी व शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थे, शहर तक ही सीमित थे। वहीं उग्रवादियों ने जन आंदोलन पर विश्वास किया, अर्थात जनता का आंदोलन। इसी क्रम में उन्होंने आंदोलन से धार्मिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को जोड़ा। देखिए कितना बड़ा रोल था इसका, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन जन आधारित हो सके। उदाहरण स्वरूप तिलक ने गणेश जी व शिवाजी महोत्सव को आरंभ किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने मुंबई में। इन्हीं धार्मिक व सांस्कृतिक तत्वों से जुड़ाव से मुस्लिम वर्ग की सहभागिता प्रभावित हुई और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। लाल बाल पाल को उग्रवादियों की त्रिमूर्ति कहा जाता है। यूपी पीसीएस में या स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि किनको त्रिमूर्ति कहा जाता है उग्रवादियों का। इनमें से केवल लाला लाजपत राय ही कोलकाता के विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ था अध्यक्ष बने। यह विशेष सम्मेलन असहयोग प्रस्ताव को लेकर था, जिसमें चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव का विरोध किया और मोतीलाल नेहरू के समर्थन के कारण ही यह पारित हो सका। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चित्तरंजन दास जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और मोतीलाल नेहरू के समर्थन के कारण यह पारित हो सका था। और आपको बाद में भी बताया जाएगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1930 में एक स्वराजी दल पार्टी बनाई थी। इसके बारे में आगे बता दूंगा। ठीक है, अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड नामक निबंध या लेख इंदू नामक पत्र में प्रकाशित किया। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत भारतीय राजनीति को दिया। इन्होंने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और सावित्री नामक महाकाव्य अंग्रेजी में लिखा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं फैक्ट दे दे रहा हूँ आप लोग को, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाद में अपने क्रांतिकारी भाई वरिंद्र घोष के साथ, मतलब अरविंदो घोष के भाई साहब थे वरिंद्र घोष के साथ अलीपुर केस के आरोप में इन्हें सजा सुनाई गई और तत्पश्चात उन्होंने पांडिचेरी के उर्वेल में आश्रम की स्थापना की, जो भी है, जिसे कालांतर में अरविंदो आश्रम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरविंदो आश्रम कहाँ पे है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पांडिचेरी के उर्वेल में है। ठीक है, और अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड नामक निबंध या लेख इंदू नामक पत्र में प्रकाशित किया था और निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत भारतीय राजनीति को दिया था। ठीक है, इन्होंने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और सावित्री नामक महाकाव्य अंग्रेजी में ही लिखा था। ठीक है, तो ये था आपका, जैसे जैसे मैंने बताया आपको एक एक लाइन एक एक डिटेल आपको सबको बता दिया गया है कि उदारवादियों की क्यों असंतुष्ट थे उग्रवादियों की असफलता से ये मुख्यतः असंतुष्ट युवाओं ने क्या उग्रवाद को अपनाया। जब प्यार से बात नहीं बनती है तो फिर रास्ता दूसरा चेंज करना ही पड़ता है। उग्रवादियों ने अधिकरण के लिए अंग्रेजों की अनिवार्यता नहीं स्वीकारी, वे तो स्वदेशी भावनाओं से ओतप्रोत, ये सब बताया मैंने आपको। 1891 का जो तिलक ने आयु सम्मत अधिनियम बनाया था, ये भी आपको पूरा डिटेल माना है। 1905 का बंग आंदोलन जो उग्रवादी भावना और लोकप्रिय हो गई थी, ये भी पूरा बताया मैंने। और आर्य समाज का दिया गया नारा था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए उत्तेजित कर रहा था। ये भी बताया कि उग्रवादियों ने स्वशासन की जगह स्वराज को, संवैधानिक विधि की जगह अपने अधिकारों को आत्मबल से प्राप्त करने की आवश्यकता मानते थे, ये भी बताया। और तिलक का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बताया मैंने आपको। उग्रवादी जहाँ आंदोलन को शहरी व शिक्षित वर्ग तक सीमित रखना चाहते थे, वही उग्रवादी इसको जन आंदोलन पर विश्वास था, वो जनता के बीच में जाना चाहते थे और इसको और आगे एक्सप्लोर करना चाहते थे।
ठीक है। और उन्होंने आंदोलन से धार्मिक व सांस्कृतिक तत्वों को जोड़ा जिससे राष्ट्रीय आंदोलन जन आधारित हो सके, ये भी बताया मैंने। तिलक ने गणेश जी व शिवाजी महोत्सव को आरंभ किया था, ये भी आपको बताया, और पूरा का पूरा जो डिटेल था इसको बताया मैंने आपको। लाल बाल पाल को उग्रवादियों की त्रिमूर्ति कहा जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल बताया मैंने आपको। और केवल लाला लाजपत राय ही थे इस तीनों में जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में अध्यक्ष बने थे, और ये भी पूरा डिटेल बताया। और यह विशेष सम्मेलन असहयोग प्रस्ताव को लेकर था जिसमें चेतन दास ने प्रस्ताव का विरोध किया और मोतीलाल नेहरू के समर्थन के कारण ही ये प्रस्ताव पारित हो सका, ये भी आपको बताया मैंने। चलिए, अरविंदो घोष के बारे में मैंने आपको बताया कि अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड नामक निबंध पत्र लिखा था, और ये इंदु प्रकाश नामक पत्र में प्रकाशित किया था, ये भी बताया। और निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया, ये भी सब कुछ आपको बताया मैंने। अरविंदो घोष ने ये भी बताया कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये भी आपको बताया। और सावित्री नामक महाकाव्य अंग्रेजी में ही लिखा, ये भी आपको बताया। बाद में क्रांतिकारी भाई जो इनके थे, अरविंदो घोष के क्रांतिकारी भाई थे वारिंद्र घोष थे, जो अलीपुर के केस के आरोप में इन्हें सजा सुनाई गई। और तत्पश्चात उन्होंने पांडिचेरी के उरवेल नामक स्थान में आश्रम की स्थापना की, जिसे अरविंदो आश्रम आज के डेट में कहते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कुछ विशेष बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बात कर लेते हैं। तिलक ने मराठा, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा अंग्रेजी में, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। और केसरी जो है वो मराठी में थे, यानी मराठा जो था वो अंग्रेजी में, याद रख लीजिएगा, यम से मराठा और से अंग्रेजी। ठीक है, नहीं याद होगा ना मैकेनिकल इंजीनियर याद रख लीजिए, मराठा इंग्लिश में। और केसरी जो था वो मराठी में, किलोमीटर याद रख लीजिए। ठीक है, केसरी मराठी नामक पत्र निकाला। केसरी में अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने के कारण उन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल वर्मा भेजा गया था। तो मांडले जेल जो था वो आप लोग को वर्मा भेजा गया था, मांडले जेल वर्मा में था, भेजा गया था उन्हें। वैलेंटाइन सिरोल नामक व्यक्ति ने जब उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा तो वो उस पर मानहानि का दावा करने लंदन चले गए, कई बार पूछा गया है। तिलक ने आर्यों का मुख्य स्थान उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक बताया, और गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा था तिलक जी ने। बाद में वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बन गए, और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू होने के प्रातः काल में ही उनका निधन हो गया। 1 अगस्त 1920, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाल गंगाधर तिलक साहब भी थे, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। और इनके द्वारा कुछ काम जो किया गया था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया कि तिलक ने मराठा जो था, अंग्रेजी में थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मराठा जो था इंग्लिश में था, और केसरी जो था किलोमीटर मराठी में था, नामक पत्र निकाला। और केसरी में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लिखने के कारण उन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल, जो वर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, उसी वर्मा में इन्हें भेजा गया था। 6 वर्ष का जेल कारावास हुआ था। वैलेंटाइन सिरोल नामक एक व्यक्ति था जो उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहता था, और उस पर केस ठोकने के लिए मानहानि का दावा करने लंदन चले गए थे। तिलक ने आर्यों का मुख्य स्थान जो उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक को बताया, जबकि गीता रहस्य नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। बाद में वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने, जैसे मैंने आपको बताया। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू होने के प्रातः काल में ही इनका निधन हो गया था, 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का जो था, मैंने उदारवादी पहले बता दिया था। आज मैंने 1905 से लेकर 1917 का जो दौर था उग्रवादी नेतृत्व, उसके बारे में पूरा बताया। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है, आप ध्यान से उसको बार बार रिकॉल करके पढ़िए उसको, क्योंकि सब किसी न किसी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने पहले ही दिन आप लोगों को बताया था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ पूरा डिटेल बताना नहीं है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट बस बता रहा हूँ, ताकि परीक्षा निकट है आप लोगों के, बहुत जल्दी परीक्षा होने वाली है। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बीच में जैसे ही ब्रेक होगा बीच में, तैसे ही परीक्षाएं एक साथ स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ते रहिए,
क्योंकि आपको चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा हो चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से तो 20 से प्लस क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि अर्थात 15 से लेके 20 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, कभी भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। और हिस्ट्री के सेशन में तो बीपीएससी में मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 से नीचे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। और जहाँ तक मैं यूपीपीसीएस की बात करूँ, यूपीपीसीएस में 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। यूपीएससी में भी वही हाल है, टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50% तो वेटेज सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम धारदार कर लीजिए, ताकि जब भी आप लोग की परीक्षाएं हो, आप परीक्षा देने के पहले ही अलर्ट रहें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो ये था उदारवादी नेतृत्व, उग्रवादी नेतृत्व, दोनों बता दिया मैंने आपको। कल हम बात करेंगे बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन, बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और सभी लोग भली बात परिचित भी होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कल फिर मिलूंगा आप लोग से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।